हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 17 है। चैप्टर 2 चल रही थी जिसका नाम है फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अर्थक्वेक और वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी क्या होता है, यानी वोल्केनो से रिलेटेड होगा, और अर्थक्वेक यानी इंडिया में कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आए, कहाँ कहाँ पे वोल्केनो आती है, वोल्केनिक इरप्शन कैसे होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग आज के इस लेक्चर पे समझने वाले हैं, ठीक है ना। समझेंगे कि सिस्मिक जोन कौन सा पार्ट आता है, कहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आती है, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि ये हमारा लास्ट वीडियो होगा फिजियोग्राफी चैप्टर का। उसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर 3 पे बढ़ेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सीधा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक इन इंडिया। तो पहले समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक इन इंडिया है क्या, अर्थक्वेक है क्या। पहले अर्थक्वेक तो समझ लेते हैं। तो समझते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अब आपको पता होगा कि ये रहा, मान लो कि ये रहा हमारा अर्थ। अर्थ का जो मिडिल में होता है उसको बोलते हैं कोर। कोर के हल्का सा ऊपर होता है उसको बोलते हैं मेंटल। और अर्थ का सबसे टॉपेस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। अब देखो बच्चा, क्रस्ट बना हुआ है बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे प्लेट से बनी हुई है, ठीक है ना। अब वो जो प्लेट्स जब मूवमेंट करेगी, एक दूसरे से टकराएगी, पहला। दूसरा कि जब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया, या तो कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, जैसे कि आपने कभी एटम बॉम्ब फोड़ दिया, इन सारे चीज़ों की वजह से कब वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या करते हैं कि अर्थ की जो ऊपर का लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो हिलती है, वाइब्रेट होती है, ठीक है। शेकिंग होता है, वाइब्रेट होता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं इसे? अर्थक्वेक। मतलब कि अगर मैं एक बार ब्रीफली समझाऊं तो ये बातें होगी कि जब कभी भी टेक्टोनिक मूवमेंट होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा, या वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, चाहे तो ह्यूमन एक्टिविटी होगी, उनसे क्या होता है कि एक एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। अब वो एनर्जी क्या करती है कि अर्थ का जो लेयर होता है, वो जो अर्थ का क्रस्ट होता है, उसको सेक करती है, वाइब्रेट करती है। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। देखो, अर्थक्वेक का कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज है वो है टेक्टोनिक का मूवमेंट होना। अब आपको पता होगा कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेटेट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जो क्या कर रहे होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये अर्थ है, ये अगर मैं इसको फ्लैट समझाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं कि प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स क्या कर रहे होते हैं कि मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे की अलग अलग डायरेक्शन में, तो कभी सेम डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेट्स हैं जब मूव कर रहे होते हैं, तो जब कभी भी ये प्लेट्स कोलाइड करेंगी यानी एक दूसरे से टकराएंगी, चाहे तो एक दूसरे से सेपरेट होगी और चाहे तो एक दूसरे को छू के निकल जाएगी यानी टच करते हुए निकलेगी, तब वहाँ पे एक स्ट्रेस बिल्ड होगा और वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी से जो होगा वो अर्थक्वेक का क्रिएशन होगा। बेसिकली अगर मैं फिर से समझाऊं तो जैसे कि ये मान लो कि प्लेट 1 है, ये प्लेट 1, और ये समझो कि प्लेट 2 है। तो ये प्लेट 1 प्लेट 2 जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होने लगेगा? चढ़ने लगेगा। तो जब ये क्या हो गया, एक टाइप से कोलिजन हो गया, इन दोनों प्लेट्स का कोलिजन हो गया। तो जब कभी भी कोलिजन हो, चाहे तो दोनों के बीच में सेपरेशन हो यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हो, या तो दोनों एक दूसरे को टच करके एक दूसरे के साइड से टच करे और दोनों एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है, तो उनका अगर साइड भी टच करे ना, तो उस वजह से क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है, घर्षण क्रिएट होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है। तो उसी की वजह से अर्थक्वेक आती है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, चाहे तो आप बोल लो कि नॉर्थ ईस्ट में या तो हिमालयन रीजन में, वो बेसिकली किसके वजह से आती है? जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से कोलियाड होती है, कोलिजन होता है, तो उसी कोलिजन की एनर्जी से जो निकलती है उसी से अर्थक्वेक आता है। बेसिकली कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में किसके वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, और उसी प्लेट के टकराने से आज हिमालय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला हो गया किसके?
पहला हुआ टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से। दूसरा हमारे पास आता है कि जब कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जब कहीं पे ज्वालामुखी फटती है, तो उसके वजह से भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे भैया आप मुझे समझाओ। जैसे कि मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अंदर पता है कि आपको बहुत लार्ज अमाउंट में क्या है, मैग्मा है। क्या है बच्चा, मैग्मा। अब ये मैग्मा जब बाहर आती है, अर्थ सरफेस से जब बाहर आएगी, ठीक है, जब इरप्ट होगा, तो ये मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ का जो स्पेस था वो तो खाली हो गया ना। अब जब यहाँ का स्पेस खाली हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंदर आएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, वहाँ पे मिट्टी आ जाएगी। तो उस हिसाब से उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड का श्रिंकिंग हो जाएगा, या फिर ग्राउंड क्या हो जाएगी, एक टाइप से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड धंस जाएगा। जब ग्राउंड धंस जाएगा तो वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होगा वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक बनाएगी। तो आप कह सकते हो कि जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो कहीं ना कहीं वो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में, और वो है बरेन आइलैंड, जो कि आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगी। अब अभी मैं इसका मैप दिखाऊंगा तो आप हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। चलो मैप देख ही लो। तो ये रहा आपका बरेन आइलैंड, देखो यहाँ पे, देखो ये रहा आपका बरेन आइलैंड। कहाँ गया, ये देखो, ये रहा आपका बरेन आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे है आपका बरेन आइलैंड। ठीक है, अभी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो बरेन आइलैंड में आपका अर्थक्वेक आती है वो किसकी वजह से होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से होती है। अब देखो, पहले हमने समझा प्लेट की वजह से अर्थक्वेक आया, फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक आया। अब जो है वो ह्यूमन खुद अपने अर्थक्वेक को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई माइनिंग कर रहा है, तो माइनिंग करने से क्या होगा कि अगेन अर्थ में कुछ आप ड्रिलिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, जब आप बहुत बड़े बड़े डैम बना रहे हो, कंजर्वाइजर बना रहे हो, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत डीप तक आप चले जाते हो, बहुत अंदर तक खुदाई होती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। दूसरा है, जब आप डीप ड्रिलिंग करते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से देखने को मिलेगी। और दूसरा आप कर सकते हो कि जब आपने एटम बम फोड़ा, ठीक है, एटम बम फोड़ा या फिर एटम बम की आपने टेस्टिंग की, तो उस केस में भी आपको कहीं ना कहीं पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पोखरान वाला जो स्टोरी था वो याद ही होगा। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कोयना अर्थक्वेक जो कि 1967 में आया था महाराष्ट्र में, वो कोयना डैम जो बन रहा था ना, उसके वजह से वो आपको अर्थक्वेक देखने को मिला। तो अगर मैं टोटल टाइप ऑफ अर्थक्वेक की बात करूं, तो अगर टोटल टाइप ऑफ अर्थक्वेक इंडिया में टोटल 4 टाइप के होते हैं। तो पहला है जब टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करेंगी तब अर्थक्वेक आएगी, जो कि मोस्ट कॉमन है। दूसरा मैंने बताया था वॉल्केनिक अर्थक्वेक, यानी कि जब वॉल्केनो की इरप्शन होगी तब आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी कि जब कभी भी ग्राउंड है वो कोलैप्स कर जाती है। आप कुछ भी कारण हो सकता है, आपने माइनिंग किया तब कोलैप्स हो गया, चाहे तो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है तो आप कह सकते हो कोलैप्स अर्थक्वेक। और तीसरा है इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी कि जब ह्यूमन ने एक्टिविटी किया तो उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको इंड्यूस्ड अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने डैम का कंस्ट्रक्शन किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उस केस में भी आपको इंड्यूस्ड मतलब क्या, खुद को बनाना, खतरा बनाना। इंड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये 4 टाइप के अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग पढ़ते हैं सिस्मिक वेव एंड मेजरमेंट, यानी कि इंडिया में आपको मेजरमेंट कैसे की जाती है या फिर पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, सिस्मिक वेव क्या होती है उसको समझाने से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो कि ये हो गया हमारा अर्थ क्रस्ट, ये क्या हो गया बच्चा, अर्थ क्रस्ट हो गया। अब ये अर्थ क्रस्ट में मान लो कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हुई है, या फिर यहाँ से आपका अर्थक्वेक आया, तो यहाँ पे अब वेव बनेगा, और वेव आपका इसी फॉर्म में चलता है, इसी फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इपी सेंटर। और सबसे ज्यादा तबाही कहीं पे होता है ना अर्थ ग्राउंड पे, तो वो इपी सेंटर जोन में ही होता है। और जो जिस पॉइंट पे एनर्जी निकलती है, जैसे कि इस केस में यहां से निकल रही है, इसको कहते हैं हम लोग फोकस।
इसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। फोकस से आप बोल सकते हो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी, सॉरी अर्थक्वेक का जितने भी वेव निकलती है वो फोकस से निकलती है, और कहाँ तक जाती है? ईपी सेंटर तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तबाही मचता है। यानी कि अगर ईपी सेंटर में कोई बिल्डिंग वगैरह होगा तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि अर्थक्वेक देखने को मिलेगी कंपेयर टू किसी दूसरे पॉइंट से, क्योंकि वो ईपी फोकस से सीधा सीधी में है, ठीक है ना। और जो ये वेव की फॉर्म में जा रही है इसी को हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव। इसी को क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, ठीक है। ये जो वेव चल रही है, ये जो तरंगे उत्पन्न हुई है, ये जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, इसी को हम लोग सिस्मिक वेव कहते हैं। जहां से निकला उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और फोकस से जस्ट ऊपर पे जिस जगह होगी उसे ईपी सेंटर कहते हैं। और ईपी सेंटर पे सबसे ज्यादा तबाही मचती है जब कभी भी अर्थक्वेक आएगी। तो अब देखो, इंडिया में टोटल 3 टाइप के सिस्मिक वेव होते हैं, ठीक है ना। पहला है प्राइमरी वेव, ठीक है, जो कि सबसे फास्टर वेव माना जाता है। ये जैसे ही आया वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड जगहों से सिर्फ और लिक्विड जगहों से आपको आपको एनर्जी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली पहला वेव कौन सा हो गया, जिसको हम लोग पी वेव भी कहते हैं। अब दूसरा वेव होता है सेकेंडरी वेव। ये थोड़ा स्लोअर होता है, यानी कि इसका जो बोल सकते हैं वेव होता है थोड़ा धीरे धीरे जाता है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होती, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करेगा। और तीसरा जो होता है सबसे खतरनाक, वो होता है सरफेस वेव। ये जो वेव है बहुत डेंजर होता है, और ये जो है अर्थ की सरफेस पे आप बोल सकते हो कि ट्रैवल करती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन अर्थ वेव को, इन अर्थ के जो सिस्मिक वेव है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे बड़ा इनका मेजर करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रिच्टर स्केल। ये रिच्टर जो स्केल होता है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ लॉगरिथमिक स्केल। एक लॉगरिथमिक स्केल है, उसी स्केल से मेजरमेंट किया जाता है कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। यानी कि पहला कह सकते हो कि जब एनर्जी रिलीज हुआ तो एनर्जी के बेसिस पे हमने पहले डिसाइड किया कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना होगा। दूसरा हमारे पास आता है दैट इज मेरकली स्केल। ये जो आप बोल सकते हो कि ये कितना डैमेज किया एक ह्यूमन बींग्स को, उसी के बेसिस पे किया जाता है। मतलब पहला कितना एनर्जी निकला, और दूसरा कितना सारा आप बोल सकते हो कि ह्यूमन को डिस्ट्रॉय किया। तो 2 टाइप के स्केल हो गए, एक रिच्टर स्केल और दूसरा है मर्कली स्केल, ठीक है। आगे समझते हैं सिस्मिक जोन इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने सिस्मिक जोन है? तो देख सकते हो कि इंडिया में टोटल बेसिकली 4 टाइप के सिस्मिक जोन होते हैं, ठीक है। टोटल 4 सिस्मिक जोन है। पहला है जोन 5, जिसको जोन भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जोन होता है। यहाँ पे बोल सकते हो कि अर्थक्वेक कब आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है, तो पहला आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने मिलेगा, ये कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कंप्लीट। दूसरा है आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, तो आप देख सकते हो कि ये रहा उत्तराखंड। आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, ये रहा हिमाचल प्रदेश। आपको और कहाँ देखने को मिलेगा? कुछ पार्ट ऑफ बिहार में भी देखने को मिलेगा, ये रहा बिहार का पार्ट। आपको जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिलेगी, तो ये रहा जम्मू और कश्मीर का एरिया। यहाँ पे भी आपको सिस्मिक जोन देखने को मिलेगी, जोन 5, ठीक है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड कंप्लीटली, यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है। कि ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे मोस्ट प्रोन टू द मेजर अर्थक्वेक, यहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आती है सालों साल। आप ये भी कह सकते हो कि जो रन का एरिया है ना, रन और कच्छ का एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक आती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की लहरें, ठीक है ना। यहाँ की अब जो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपको इस एरिया में भी आपको जोन 5 में इसको रखा गया है, ठीक है ना। और दूसरा कारण होता है कि ये कहीं ना कहीं इंडियन प्लेट का पार्ट है, और इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, और ये कंटिन्यू आगे मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये 2 कारण हैं। और चलिए अब आगे समझते हैं और देखते हैं जोन 4। जोन 4 जो होता है वहाँ पे भी हाई रिस्क होता है, बट उतना नहीं जितना कि जोन 5 में होता है। यहाँ पे है ये कंप्लीट जम्मू और कश्मीर को कंप्लीट कवर अप करता है, ये कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब का एरिया इसी में आ जाता है, देख सकते हो पंजाब का एरिया। हरियाणा का भी एरिया इसी में आ जाएगा, आप देख सकते हो।
दूसरी बात कि दिल्ली और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट, ये कंप्लीट एरिया आपका किस में आता है, जोन 4 में आता है। ठीक है, जोन 3 में क्या होता है कि मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब कि उतना रिस्क नहीं होता, अगर आएगा भी तो मैनेज कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र का कुछ पार्ट ये रहा। ठीक है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, तो ये नीचे का पार्ट गुजरात। उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में भी आपको जोन 3 देखने को मिलेंगे। और एक जोन होता है जोन 2, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रिस्क होता है, यानी कि अगर वहाँ पे भूकंप आया तो उतना तबाही नहीं मचता। जैसे कि आप देख सकते हो कि सॉदर्न इंडिया, ठीक है, ये कंप्लीट साउथ इंडिया। दूसरी बात कि कुछ पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू, आप जैसे कि ये डक्कन प्लेट्यू हो गया, तो डक्कन प्लेट्यू और भी साउथ इंडिया में उतना आपको यहाँ पे अर्थक्वेक दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब कुछ मेजर अर्थक्वेक को देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया में जो आए हैं। तो पहला है 1897 में, जो कि असम में आया था। ये अर्थक्वेक लगभग 8.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था तब का टाइम का, मतलब उस टाइम पे इससे ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आज तक इंडिया में नहीं आया था। कब? 1897 में। दूसरा हमारे पास है 1934 का, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे आया था ये अर्थक्वेक। लगभग 8.0 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही मची थी 1934 में। तीसरा हमारे पास है 1950 में, जो असम और तिब्बत के बॉर्डर पे आया था। लगभग आप कह सकते हो कि 8.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन इंडिया। इससे ज़्यादा अर्थक्वेक आज तक इंडिया में कभी रिकॉर्डेड नहीं है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक बात है। ठीक है ना, इसको नोट करना। असम तिब्बत अर्थक्वेक इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है अभी तक का। ठीक है, इससे ज़्यादा इंडिया के अंदर में आज तक इतना भयानक अर्थक्वेक नहीं आया था। दूसरा है हमारे पास में इतना हाई मैग्नीट्यूड का। ठीक है ना। अगला हमारे पास है 1991 में, जो उत्तराकाशी में अर्थक्वेक आया था। लगभग 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और उस टाइम पे लगभग 700 प्लस पीपल डाई किए थे, उस अर्थक्वेक में मारे गए थे। ठीक है, अगला पांचवा है हमारे पास लातूर अर्थक्वेक, जो लगभग 6.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक था, और ये अनएक्सपेक्टेड था, अचानक आ गया। ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था महाराष्ट्र में। इसको मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि महाराष्ट्र का बेसिकली जो भी एरिया है ना, वो उस जोन में पड़ता ही नहीं है। इतना मैग्नीट्यूड का अर्थ वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ तब भी आया था। ये कब? 1993 में। अब जो सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है वो है भुज अर्थक्वेक, जो कि आपको 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और ये वन ऑफ द डेडलीस्ट था इंडिया में, और लगभग 20,000 पीपल को मार दिया था। ठीक है, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और एक है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब इंडिया की किस्मत चेंज होने वाली है, और वो अर्थक्वेक था 2004 का, जो कि इंडियन ओशियन में आया था। ठीक है, ये कहाँ पे आया था? इंडिया में नहीं आया था भाई, ये आया था इंडियन ओशियन में। और ये इतना भयंकर अर्थक्वेक था कि इसने, क्योंकि ये पानी में आया ना, तो पानी में जब आएगा तो सुनामी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? सुनामी। और लगभग 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। समझो, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड कितना है? 8.6 मैग्नीट्यूड का। लेकिन वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा आता है, बट इंडियन ओशन में तब के टाइम पे 2004 में लगभग 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जो कि बहुत ह्यूज है। और ये लगभग 2,30,000 लोगों को जान से मार दिया पूरे दुनिया भर में। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की किस्मत बदलने लगी। यहाँ के लोगों ने सोचा इस अर्थक्वेक का कुछ करना होगा। ठीक है ना, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि ये जो 2004 का जो अर्थक्वेक आया था, जो बहुत भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है ना, जिसमें लगभग 2,30,000 के आसपास आदमी डेथ कर गए थे, इसके बारे में आप समझना। ठीक है, अगला हमारे पास है 2015 में आया हुआ अर्थक्वेक। ठीक है, इस वाले अर्थक्वेक को एक्चुअली मैंने भी झेला था, 2004 वाले अर्थक्वेक को।
अब देखते 2015 का अर्थक्वेक जो कि नेपाल में आया था, नेपाल का अर्थक्वेक लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और ये लगभग पूरे इंडिया में इम्पैक्ट किया था, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था वो था बिहार। और बिहार और नेपाल के में ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का। मुझे याद है कि मैं घर में बैठा हुआ था तो अचानक दीवार से जो वॉच है ना, वॉच हिलने लगी थी, बेड हिलने लगा था, मुझे ये इसके बारे में याद है, ठीक है ना। तो 2015 का अर्थक्वेक। अब देख लेते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ती है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। तो पहला है नो डाउट, पहला लाइफ का बहुत ज़्यादा खतरा होगा, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल डाई कर जाते हैं ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे घर टूट जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाती है, और इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट करती है, बिलियंस ऑफ रुपीस लगती है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो मरे उनके लिए इलाज के लिए, दवाई के लिए, तो कह सकते हो इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट करती है। चौथा है कि अगर कभी भी समुद्र में आ गया तो आपको बड़े बड़े सुनामीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 2004 में आया था। इन्वायरमेंटल पे भी इम्पैक्ट आती है, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाती है, ग्राउंड फ्रीशिंग्स मतलब ग्राउंड अचानक से धंस जाएगी, रिवर में चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारी इफेक्ट आती है जब कभी भी अर्थक्वेक आती है, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज फॉर अर्थक्वेक इन इंडिया, कैसे उसका टैकल करने के लिए क्या क्या किए हैं। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग बनाई है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा बिल्डिंग है। पहले क्या होता था कि नॉर्मली बिल्डिंग को अटैच कर दिया जाता था ग्राउंड से, बट अब ग्राउंड से डायरेक्टली अटैच नहीं किया जाता, यहाँ पे स्प्रिंग लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत भारी भारी स्प्रिंग, ताकि जब कभी भी अर्थक्वेक आए तो ये बिल्डिंग ना शेक करे, जो भी शेक होगा ये स्प्रिंग मैनेज कर लेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के हमने अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग बनाने लग गए हैं। तो इससे किससे निपटने के लिए, अर्थक्वेक से निपटने के लिए, क्योंकि आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम कर लगा दिए है कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आने लगेगी तो पहले से अलर्ट सबको कर देंगे, ताकि लोग घरों से बाहर निकल जाएं, कम से कम डैमेज हो, ठीक है ना। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने लगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो और अपनी सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दें, कम ड्रिलिंग करें, ठीक है। दूसरी बात कि हमने बहुत सारे ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज बनाई है जो कि क्या कर सकते हैं ये लोग, जैसे कि NDMA, IMD और फिर NDRF, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कहीं अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, कुछ नुकसान हो गया, तो वो लोग वहाँ जाके साइट पे जितने भी लोग हुए हैं उनको जाके पहले अस्पताल पहुँचाना, ये सारे काम करते हैं। और फिर कुछ होते हैं जो कि मैनेजमेंट करती है, देखती है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ रही है, कैसी आ रही है, उनके बारे में स्टडी करती है और पहले से इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है। तो बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जिसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया है आफ्टर 2004 सुनामी, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं और समझते हैं वोल्केनिसिटी क्या होती है, यानी कि ये वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी मोल्टेन लावा अगर कभी भी सरफेस से बाहर आ जाता है, ठीक है ना, ऑन टू द सरफेस, तो उस टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको वोल्केनिसिटी कहते हैं। और उस केस में आपको बहुत सारा लावा फ्लो देखने को मिलेगा, आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगी और बहुत सारे इग्नियस एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपको इग्नियस एक्टिविटी मतलब कि लावा का सॉलिडिफाई हो जाना, ठीक है, उस टाइप के आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। बेसिकली जब मोल्टेन लावा या फिर मोल्टेन मैग्मा, जिसको हम लोग मोल्टेन रॉक भी कहते हैं, जब वो पिघला हुआ रॉक जब कभी भी बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाए, ठंडा हो जाए, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिसिटी, ठीक है ना। देखो वैसे तो इंडिया में वैसा कोई भी फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ जगह में जैसे कि डक्कन ट्रैप और बोल सकते हो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पे कभी कभी पे आपको यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। आखिर क्या कारण होता है वॉल्केनिसिटी का, मतलब अचानक से वॉल्केनो वगैरह का फटना, इसका क्या कारण होता है। तो जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जब कभी भी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक टेक्टोनिक प्लेट ऐसे है, एक टेक्टोनिक प्लेट ऐसे है, अब दोनों जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। तो मोल्टेन मैग्मा जो कि हमारे अर्थ के अंदर पे स्टोर्ड है, उसको बाहर निकलने का एक अच्छा जगह या फिर कह सकते हो सुहाना जगह मिल जाएगा। इसी वजह से वो यहाँ से फैल के फट के निकल जाएगा। तो या तो प्लेट कन्वर्ज हो रहे होंगे, डाइवर्ज हो रहे होंगे, तब मोल्टेन मैग्मा जो है उनको एक जगह मिल जाएगा ताकि वो क्रैक्स के थ्रू बाहर आ सके। अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, वो बीनीथ द
यूरेशियन प्लेट नियर अंडमान रीजन हैज़ टू बी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो अंडमान का रीजन है वहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी इसी कारण से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा कॉज है कि जैसे कि कुछ ऐसे हॉटस्पॉट होते हैं, ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जहाँ से डायरेक्टली हर समय तो निकलता ही रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे कि बरेन आइलैंड हो गया, जो कि आपको अगेन वहाँ पे देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार के आइलैंड में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो यानी कुछ हॉटस्पॉट भी हैं, ठीक है, यानी वॉल्केनोज है बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, देखिए टोटल 2 टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। एक होता है इंट्रोंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी और एक होता है एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। इंट्रूसिव क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक मैग्मा है, अब ये मैग्मा जब बाहर आने लगता है लेकिन पूरे अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाता, अर्थ के अंदर ही जाके फ्रीज हो जाता है, वहीं पे जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उस टाइप को बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिसिटी। यानी कि जब मैग्मा कूल हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए अंदर ही इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो कि आप कह सकते हो कि बथलून्स बनते हैं, बथुलीथ्स बनते हैं, लेकोलीथ्स बनते हैं और सिल्स बनते हैं। तो उस टाइप को जैसे कि आप देख सकते हो ना कि ये रहा सिल्स, ये आपको बथुलीथ दिख गया, लेकोलीथ दिख गया। तो ये जो जगहें होती हैं ये क्या है, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही जाके वो सॉलिडिफाई हो गया। वो देखो मॉल्टेन मैग्मा अब नहीं रहा, वो एक टाइप से पत्थर बन गया, सॉलिड पत्थर बन गया। उस टाइप के जो, क्योंकि देखो यहाँ पे इन मतलब क्या होता है अंदर, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में ही जाके वो सॉलिडिफिकेशन हो गया। दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब होता है कि जब वो बाहर निकल जाए, जब मॉल्टेन मैग्मा अर्थ के बाहर निकल जाए, इरप्टेड इनटू सरफेस एज लावा। देखो बात समझो, जब मैग्मा अर्थ के अंडर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, यानी मॉल्टेन फॉर्म में। अब जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। तो जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाए एज अ सरफेस ऑफ लावा, ठीक है ना, तो और भी बहुत सारे वहाँ निकलते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक गैसेस निकलती है इस केस में, ठीक है ना, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिसिटी में, ठीक है। अब देखते हो कुछ कुछ वॉल्केनोज के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है एक्टिव वॉल्केनोज, एक ऐसे वॉल्केनोज जो कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी फट सकती है, वैसे वॉल्केनोज को कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। एग्जाम्पल हो गया बरेन आइलैंड में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना, ये आपको लोकेशन इसका देखने को मिलेगा। दूसरा है डोरमांट वॉल्केनोज, एक ऐसा वॉल्केनोज जो कि सेंचुरीज में तो नहीं फटा, सालों साल से तो नहीं फट रहा, हजारों साल से सैकड़ों साल से नहीं फटा, लेकिन ये कभी भी फट सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिसका एग्जाम्पल है नारकोंडम आइलैंड, जो कि आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड में दिखने को मिलेगा। तीसरा है एक्सटेंसिव वॉल्केनोज, यानी एक ऐसे वॉल्केनोज जो धीरे धीरे अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो दोबारा फटने वाले अब है ही नहीं। जैसे कि डक्कन ट्रैप का हो गया, डक्कन ट्रैप कंप्लीट, ठीक है ना, महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में। डक्कन ट्रैप के बारे में मैंने आपको बताया था, वो एक टाइप से वॉल्केनिक जगह ही है, ठीक है ना। अब कुछ वॉल्केनिक रीजन्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला आता है सबसे फेमस, दैट इज बरेन आइलैंड, एक वनली वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनो है पूरे इंडिया में। ये रहा आपका बरेन आइलैंड, ये आपका बरेन आइलैंड, यहाँ पे देखो, ये आपको क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा बरेन आइलैंड यहाँ पे इस लोकेशन पे, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको अंडमान सी में देखने को मिलेगा। ये बहुत बार फट चुका है और ये लगभग लास्ट 2020 में फटा था, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो बर्मा का प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है वो एक दूसरे से बीनीथ जा रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा है नारकोंडम आइलैंड, जो कि आपको डोरमांट वोल्केनोस है एक टाइप सा, मतलब कि कभी भी फट सकता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, नारकोंडम वोल्केनोस। इसका लोकेशन की बात की जाए तो ये भी अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ये कंसीडर एज अ डोरमांट वोल्केनो, नो इरप्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इसमें कोई ऐसा अभी तक में वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है, बट चांसेस है कि यहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो दूसरा हो गया बरेन, पहला बरेन आइलैंड, फिर है नारकोंडम आइलैंड, फिर अब देखते हैं डक्कन ट्रैप, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा वॉल्केनिक फॉर्मेशन है इंडिया में, ये कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है डक्कन ट्रैप, ये कंप्लीट, ये एक कहीं ना कहीं आपको एक वॉल्केनिक इरप्शन से ही ये पूरा एरिया बना है। और इसका जो एरिया की अगर बात करें तो ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है,
ऐसे आप अनुमान लगाओ कि इंडिया का टोटल एरिया 32 लाख है और उसमें से 5 लाख सिर्फ और सिर्फ ये डक्कन ट्रैप है, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी हुई है। कब बनी थी? लगभग 65 मिलियन ईयर अगो ड्यू टू मैसिव लावा फ्लो। यहाँ पे बहुत बड़ा एक वॉल्केनो था, अब ये धीरे धीरे फटा और ये फैलने लगा, और यही फैलने की वजह से ये कंप्लीट डक्कन ट्रैप का क्रिएशन हुआ। तो जब ये डक्कन ट्रैप बन रहा था, कहीं ना कहीं इसी के फॉर्मेशन की वजह से डायनासोर का भी अंत देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। मतलब कंप्लीट डक्कन एरिया में आपको साउथ का एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये किससे बना हुआ है? ये बासाल्टिक लावा से बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, दैट इज दिनोदर हिल्स। आपको यहाँ देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है ना। एक टाइप का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो कि मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये खत्म हो चुका है, अब ये फटने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। ये एक टाइप से ओल्डेस्ट वोल्केनिक रिमेंट है जो कि बहुत पास्ट में कभी फटा हुआ होगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब कभी वॉल्केनो फटती है, जैसे अर्थक्वेक आती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन जब कभी वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में। तो जब भी कभी भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल हो जाती है, मतलब कि एक टाइप से फर्टाइल सॉइल निकलती है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉल्केनिक ऐश आपको दिखेगी, लावा दिखेगा और भी बहुत सारे फर्टाइल सॉइल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो डक्कन रीजन में आपको जो ब्लैक सॉइल दिखी है ना, वो कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही बनता हुआ नजर आता है। दूसरा है मिनरल डिपोजिशन। अगर मैं जिस दिन मैं डक्कन ट्रैप या पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस रीजन में आपको ज़्यादातर मेटल्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेटल्स क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो मॉल्टेन मैग्मा होता है, मैग्मा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मेटल्स आपको देखने को मिलेगी। अब जब यही मेटल जब सॉलिडिफाई होके आपको लावा के फॉर्म में जब बाहर आएगी और सॉलिडिफाई होके कहीं ना कहीं डक्कन ट्रैप के अंदर या फिर प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या बनेगी? मिनरल डिपोजिशन उसके अंदर रह जाएगा। अब इसी को आप एक्सट्रैक्ट करके बोलते हो कि हमें आयरन ओर मिल गया। तो एक्चुअली आयरन ओर आया कहाँ से? वो कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर जो मैग्मा था, वही मैग्मा आके सॉलिडिफाई हो गया बाहर में, ठीक है। तो आपको मिनरल डिपोजिशन देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉपर, गोल्ड एंड डायमंड्स, ठीक है। तो और बहुत सारे मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी है जियोथर्मल एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि गर्म पानी निकलती है, हॉट स्प्रिंग निकलती है, उसके हेल्प से आप रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात कि टूरिज़्म आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि बनेन आइलैंड में हज़ारों हजार आदमी सालों साल में आते हैं और वहाँ देखने को जाते हैं, ठीक है ना, डक्कन ट्रैप को भी। अब कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग की जान अपनी जा जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि अर्थक्वेक एंड सुनामीज क्रिएट हो जाती है। जब कभी वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो मालूम चलेगा कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक से बहुत सारे लोगों का घर डिस्टर्ब हो गया। अगर ओशियन में हो जाए तो सुनामी आ जाती है। तो अगर कभी भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगी, तो अगर ज़मीन पे हुई है तो वहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, और अगर पानी में हुई है तो आप वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लहरें देखने को मिलेगी, सुनामी देखने को मिलेगा। दूसरा है एयर पॉल्यूशन भी होता है। जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐश निकलती है। ऐश मतलब होता है राख। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, टॉक्सिक गैसेस निकलेगी, जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब कर देती है। तो एयर पॉल्यूशन भी हो गया एक टाइप से। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में अगर ऐसेस निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, तो हो सकता है कि ग्लोबल को थोड़ा कूल कर दे, ठीक है ना। क्योंकि एसेस जो होती है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होगा कि एक अमाउंट में धरती पे हीट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से आप आइस एज में पीछे चले जाओगे, ठीक है ना। अब कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि रिसेंट अर्थक्वेक इन इंडिया, कब कब लास्ट अर्थक्वेक आया था, तो 2023 में आया था नेपाल में अर्थक्वेक, जो कि 6.4 मैग्नीट्यूड का था, जो कि आपको उत्तराखंड और बिहार में भी देखने को मिला था इसका इफेक्ट, ठीक है। 2024 में आया था। इसका ईपी सेंटर देखो, ये जब भी मैं बोलता हूँ ना नेपाल वगैरह, तो ये उसका ईपी सेंटर होता था। ईपी सेंटर क्या होता था? फोकस से जो सबसे ऊपर वाला जगह था उसको हम लोग ईपी सेंटर कहते थे। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर में आया था लगभग 5.9 मैग्नीट्यूड का, और ये कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया को भी इफेक्ट किया था।
2025 में आया जो कि लेटेस्ट है, वो आप असम में आया था लगभग 6.2 मैग्नीट्यूड का, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था उस वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब कुछ इरप्शन देख लेते हैं, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन देख लेते हैं जो कि बरन आइलैंड में हुआ था। बरन आइलैंड जो है वो इकलौता आइलैंड है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे लगभग 2018 में आया था, और 2020 में एक बार यहाँ पे आपको वॉल्केनिक इरप्शन मिली थी, जहाँ पे आपको बहुत सारे लावा और एसेस निकले थे। ठीक है ना। सुनामी वार्निंग सिस्टम और सिस्मिक रिसर्च हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको पता चलते रहे कि आपके अर्थक्वेक आई है कि कब आएगी, आपका वॉल्केनिक इरप्शन कब होगा। तो ये सब जो होगी कहीं ना कहीं आपको डेवलप करना पड़ेगा, इस फील्ड में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम लोग इंडिया ने ये सब सारी चीज़ों को, जैसे कि द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये डेवलप किया 2004 के इंडियन ओशन सुनामी की वजह से। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि आप स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के प्रोन एरिया के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन आप एक बार पढ़ लेना, मैं बस केवल एक बार टेक अवे कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो पहले बात है कि अर्थक्वेक इंडिया ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब जब कभी भी इंडिया में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तभी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। और दूसरा फॉल्ट मूवमेंट, यानी कि जब कभी भी खाली जगहें होंगी वहाँ से आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी। ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी जैसे कि आप बोल सकते हो कि एटम बॉम्ब का टेस्टिंग वगैरह करना। ठीक है ना। हिमालय और आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मोस्ट बोल सकते हो कि एक्टिव रीजन है। यहाँ पे आपको सिस्मिक रीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? हिमालय और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना। मतलब असम, आप फिर बोल सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना। इंडिया के पास एकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जिसको हम लोग बरेन आइलैंड कहते हैं। यहाँ पे बहुत बार मतलब कि वॉल्केनो फटी है। ठीक है ना। और कुछ बहुत सारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस हैं, जैसे कि बोल सकते हैं डक्कन ट्रैप हो गया, राजमहल हिल जो कि झारखंड में पड़ता है, और भी बहुत सारे। ठीक है। अब देखते हैं कुछ कुछ वॉल्केनिक उसके एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि बोल सकते हैं कि उसका क्या क्या रोल है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का, उसका पॉजिटिव रोल, उसका नेगेटिव रोल, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट किया है जब से 2004 का क्या हुआ था, सुनामी आई थी इंडियन ओशन में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है प्रॉपरली। अब हम लोग बढ़ देंगे सीधा अगले चैप्टर पे, जिसको बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग और अच्छे से चैप्टर 3 है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।